आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस में। टॉपिक है लीनियर सम ऑफ टू स्पेसेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस। देखिए, एक लीनियर सम है ऑफ टू स्पेसेस और एक है डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस। लीनियर सम तो बहुत ही आसान सा है, इसमें दो सब स्पेस लेने हैं और सब स्पेसेस लेने हैं और उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स को ऐड करते चलना है। देखिए, बहुत आसान है। लेट W1 एंड W2 be two subspaces of the vector space V over F. Then the linear sum of the subspaces W1 and W2 denoted by W1 plus W2, यानी इसको डिनोट करेंगे W1 प्लस W2 से, राइट। इज द सेट, एक नया सेट क्रिएट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक नया सेट और एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे? इज द सेट ऑफ ऑल सम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यानी इसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिया जाएगा। सच दैट अल्फा 1 कहां बिलोंग करेगा? W1 में, और अल्फा 2 कहां बिलोंग कर रहा होगा? W2 में। लीनियर सम, बस जोड़ देना है उनको आपको एलिमेंट्स। यानी कि अगर एक एलिमेंट अल्फा है जो बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, ठीक है, तो ये अल्फा जो बना हुआ होगा, यूं कह सकते हैं ये किससे? एक अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ हम समझा देते हैं आपको इस चीज को कि मान लीजिए कि आपके पास एक W1 है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 के नोटेशन में ले लिया जाए, और एक हम W2 ले रहे हैं। चलिए, इसमें हम बीटा 1 बीटा 2 भी कर सकते हैं। वैसे तो वहां पर जो थ्योरी बताई है उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग स्पेसिस में लिया, हम एग्जाम्पल में बीटा 1 कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ अगर देखा जाए तो जीरो वेक्टर भी होगा और ये जीरो वेक्टर भी होगा, और ये जीरो वेक्टर कहाँ से आया होगा? V से। V इसका पेरेंटल सेट है। जो वेक्टर स्पेस V है ये पेरेंटल सेट है, V से ही दोनों बने हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V रहा होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स रहे होंगे। कौन से? अल्फा बीटा गामा, और ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 आप देख रहे हैं और बीटा 1 बीटा 2 जो देख रहे हैं, जीरो वेक्टर देख रहे हैं, ये सारे कहाँ रहे होंगे? V में। एक इमेजिनेशन लाइए, विजुअलाइजेशन लाइए आप, ठीक। तो लीनियर सम क्या है? लीनियर सम में बेसिकली हमारा W1 प्लस W2 है। अब देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अल्फा 1 आपने इसका ले लिया, अब इसमें ऐड करते जाइए, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अब अल्फा 1 से ही ऐड होकर के सारे एलिमेंट्स इस पे आ जाएंगे। फिर अल्फा 2 आपने इसका उठा लिया, ले लिया कि अल्फा 2 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, राइट। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब कभी आपके पास ये जीरो वेक्टर आएगा और जीरो वेक्टर बीटा 1 से ऐड होगा, तो उस समय आई थिंक जीरो वेक्टर प्लस बीटा 1, यानी कि कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? बीटा 1, केवल बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब ये अल्फा 1 जीरो वेक्टर से ऐड होगा तो अल्फा 1 ओनली आएगा, अल्फा 2 W2 के जीरो वेक्टर से ऐड होगा तो अल्फा 2 भी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये बीटा 1 बीटा 2 जितने वेक्टर्स W2 के हैं वो आ रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 जितने वेक्टर्स W1 के हैं वो भी बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज, अगर हम यूं कहें कि W1 कंटेन्ड इन W1 प्लस W2, यस करेक्ट। W1 के सारे एलिमेंट्स W1 प्लस W2 में आ जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जो W2 का है, जब वो ऐड होगा W1 के वेक्टर्स के साथ, तो ये आपको कंडीशन मिलेगी, और W2 के भी सारे वेक्टर्स कंटेंट हो जाएंगे इसमें W1 प्लस W। किस प्रकार होंगे ये इलस्ट्रेशन हमने आपको इसमें बता दिया है। तो लीनियर सम वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सिंपली ये समझ लेना है कि किस टाइप के वेक्टर्स आते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए इसमें डायरेक्ट सम बता देते हैं आपको। लीनियर सम समझ में आ गया। डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस। एक्चुअली लीनियर सम में हम W1 प्लस W2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस में, डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस में हम वेक्टर स्पेस V के बारे में कहते हैं। लीनियर में तो W1 प्लस W2 क्रिएट कर लेते हैं, एक सेट या सबसेट कह सकते हैं, सबसेट ऑफ V। W1 प्लस W2 के सारे वेक्टर कहाँ होंगे? V में, अगर लीनियर सम की बात करें। अब डायरेक्ट सम में आइए, तो ए वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी डायरेक्ट सम। जो वेक्टर स्पेस V होता है उसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं। द डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 डिनोटेड बाई
V इक्वल टू W1 प्लस W2। ये प्लस नॉर्मल प्लस नहीं है, ये सर्किल प्लस कहलाता है। ये जो W1 या डायरेक्ट सम W2 या सर्किल प्लस W2। इफ फॉर ईच अल्फा इन V देयर एग्जिस्ट यूनिक अल्फा 1 इन W1 एंड अल्फा 2 इन W2 सच दैट अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। यहां समझना है कि फॉर ईच अल्फा इन V, यानी कि V के हर वेक्टर के लिए, प्रत्येक वेक्टर के लिए, ईच वेक्टर के लिए एक अल्फा 1 W1 में मिलेगा और एक अल्फा 2 आपको W2 में ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, सच दैट इन W2, सच दैट कि अल्फा जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल V3 इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 A B C A, B, 0 A B belonging real and W2 0 0 C और C belonging R, राइट? तो ये थोड़ा समझ में अभी कम आया होगा, जब आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे, अब मैं क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर एग्जाम्पल। डायरेक्ट सम में क्या होता है, फिर अभी डेफिनेशन हम पढ़ देंगे आपकी। डायरेक्ट सम में V इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। तो सपोज करिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये वही हो रहा है आपका कि V3R है, यानी इसमें 3 टुपल्स के वेक्टर्स हैं। ठीक है, A, B, C बिलोंगिंग रियल। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन V? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसमें, और सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 3 टुपल्स के, जैसे आपने कहा 2, 5, 7 होगा, 6, 2, 9 होगा, एंड सो मेनी। जरूरी पॉजिटिव ही हो, कोई बीच में 0, नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें एक में डायरेक्ट सम बनाएगा और एक में डायरेक्ट सम नहीं बनाएगा। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने W1 लिया और W1 के एलिमेंट्स हमने लिए A, B और 0 टाइप के फॉर एवरी AB बिलोंगिंग रियल नंबर, राइट? और W2 हमने जो लिया वो हमने लिया 0 BC फॉर एवरी BC बिलोंगिंग रियल नंबर। ठीक, अब यहाँ जो बात आएगी वो यूनिकनेस की आएगी। पहले हम ये बताते हैं, इसमें यूनिकनेस नहीं आएगी। ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी इस समय, इसमें डायरेक्ट सम नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा ये बताते हैं, और किस में बनाएगा ये हम बाद में बताएंगे। देखिए जैसे सपोज करिए कि आपने एक अल्फा लिया 6, 2, 9, ये कहां से लिया? अल्फा बिलोंगिंग V, राइट? अब हम इसमें इसको W1 और W2 के एलिमेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी उसके फॉर्म में लिखेंगे। और W1 के एलिमेंट से A, B, 0, तो मतलब ये कहने का हो जाएगा कि जैसे हमने मान लीजिए 6, 2, 0 ले लिया, ये W1 का एलिमेंट हो गया। 2 लेने हैं हमको, ये थर्ड तो 0 लेना ही पड़ेगा W1 का अगर एलिमेंट लेंगे तो। इसी तरीके से प्लस ये 0 कर लिया। अब यहाँ 2 तो ले ही चुके हैं, तो इसको चलिए हमने 0 कर दिया, ये 9 कर दिया। तो ये एलिमेंट W1 का है और ये एलिमेंट W2 का बिलोंग कर रहा है। ठीक, और ये रिजल्टिंग आ गया। अब यहां पर देखिए एक चेंज अवेलेबल है हमारे पास। क्या? हम चाहे तो 610 भी लिख सकते हैं और 019 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए BC है। ठीक है, 19, ठीक है, 19 है तो बिलोंग कर जाएगा। ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाएगा? W2 में। और ये AB है यहाँ पर, ये थर्ड टपल, इसका 0 कंफर्म होना चाहिए और ये फर्स्ट होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट है W2 वाले का, और W1 वाले का आपका जो है थर्ड है। ठीक है, ये कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6 to 9 को हम यूनिकली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अभी हम और बदलना चाहें तो बदल सकते हैं इसको। हम चाहें तो इसमें 600 भी कर सकते हैं और 209 भी लिख सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज। मींस द अल्फा बिलोंगिंग V is not uniquely expressible as the element of W1 and W2. So in this case, V is not the direct sum of W1 and W2. V जो है हमारा डायरेक्ट सम नहीं है किसका? W1 और W2 का। तो बात आएगी सर कब होगा? अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से W1 लिख रहे हैं इस बार हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। W1 जो हम ले रहे हैं इसमें, वो हमने एलिमेंट लिया A, B, 0 फॉर एवरी AB बिलोंगिंग रियल नंबर, राइट? और एक हमने आपका जो W2 डिफाइन किया, ये पॉसिबल है ऐसे सबसेट्स, सब ग्रुप्स, राइट? तो यहाँ हमने ये 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, ये भी C कर दिया फॉर एवरी C बिलोंगिंग R।
ठीक, ये दो सब स्पेस आ गए आपके। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम कोई अल्फा लेते हैं, यानी अल्फा बिलोंगिंग वी, ऊपर का ही जो लिया था वो ले लें, क्या लिया था 6 to 9, 6 to 9। तो अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं 6 to 0 प्लस 0 0 9। ये एलिमेंट कंफर्म W1 का होगा और ये एलिमेंट कहाँ का होगा W। क्या इसके अलावा कोई और अप्रोच है हमारे पास, क्या एलिमेंट चेंज कर दें W1 और W2 का और ये आपको 6 to 9 मिल जाए? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी और ये थर्ड टपल 0, तो ये थर्ड टपल 0 ए बी आ गए, और इसमें फर्स्ट 2 0 लेना है तो फर्स्ट 2 0, और ये थर्ड नॉन 0 ले सकते हैं तो 9 ले लिया हमने, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बगैर ये 6 to 9 क्रिएट ना हो पाता। क्लियर? तो और कोई अप्रोच नहीं है हमारे पास इसमें, तो ये यूनिकनेस कहलाएगा। और उसके कारण भी क्या था? उसका कारण था ऊपर वाले में इस बी का होना। बी जो है W1 में भी है सेकंड टपल और यहाँ पर भी सेकंड टपल है, तो ये यूनिकनेस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये यूनिकनेस होने नहीं दे रहा है, ये वेरिएशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट टपल और सेकंड टपल W1 के गवर्न हो रहे हैं एक प्रकार से, और W2 में थर्ड टपल गवर्न हो रहा है C, बीइंग नॉन जीरो। 0 0 0 रहते हैं तो रहे अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं आपको। नॉन जीरो एलिमेंट्स हम W1 से मैनेज कर रहे हैं और W2 से मैनेज कर रहे हैं, या मान लीजिए 0 0 0 को भी करना हो, सपोज करिए आप कहें सर एक वेक्टर हमारे पास अल्फा है जो कि 0 वेक्टर है, सब 0 0 0 है, तो ठीक है 0 0 है तो 0 0 क्या W1 में नहीं होगा? ए और बी 0 नहीं हो सकते, रियल नंबर है 0 हो जाएगा। और यहाँ पर C0 हो सकता है, रियल नंबर है, तो 0 वेक्टर तो W1 और W2 में होगा ही। क्यों? क्योंकि ये सब स्पेसेस हैं। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, यानी अगर हम देखें तो ये तो आ ही जाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दैट वी कैन राइट 0 0 0 प्लस 0 0, तो 0 तो हमेशा बन ही जाएगा दोनों के समेशन में। तो इन दिस एग्जांपल वी कैन से कि V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2, यानी कि वी कैन राइट W1 V इक्वल टू W1 सर्किल प्लस W2, where W1 and W2 are given by this. तो दिस इज द एग्जांपल कि मेक्स द डायरेक्शन। तो जैसे आपको एमसीक्यू में मिला, दो सब स्पेसेस दिए उन्होंने W1 एंड W2 के, तो किस पेयर में W1 W2 के डायरेक्शन बनता है, तो वो आपको यूनिकनेस चेक करनी होगी, तभी आप कह सकते हैं। ठीक, तो एक बार हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं आपको डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस आफ्टर द एग्जांपल। अब शायद ज्यादा समझ में आया आपको कि ए वेक्टर स्पेस V सेट टू बी डायरेक्ट सम। ये लाइन पे ध्यान दें, V सेट टू बी द डायरेक्ट सम of two subspaces W1 and W2 denoted by VW1 circle plus W2 if for each alpha in V, ध्यान देना है, यानी कि V का प्रत्येक एलिमेंट, if for each element alpha in V there exist unique alpha 1 in a W1 and alpha 2 in W2, यूनिक होने चाहिए, such that alpha equal to alpha 1 plus alpha 2, for example V3R, V3R is the direct sum, ध्यान दीजिए, of W1 AB 0 and W2 0 0 C belonging R। और पिछले एग्जांपल में मैंने बताया कि डायरेक्ट सम कब नहीं होगा, यहाँ पर एक ऐसी डेफिनेशन दी हुई है कि ये डायरेक्ट सम होगा, और हमने आपको क्लियर कर दिया कि डायरेक्ट सम कब नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों बातें कंपैरेटिवली स्टडी करिए तो आपको याद भी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिर से थ्योरम 6 में, जिसमें कि शायद ये कहा गया है कि सब स्पेस के बारे में, फिर से जो हमारा लीनियर सम बनेगा। ठीक है, लीनियर सम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V, दो सब स्पेसेस है, देन W1 प्लस W2, तो ये जो नॉर्मल प्लस लगा होता है ये किसकी पहचान है? लीनियर सम की। और लीनियर सम में क्या होता है कि सिंपली जो W1 प्लस W2 के एलिमेंट्स होंगे उसका एक एलिमेंट W1 का होगा प्लस दूसरा एलिमेंट W2 का होगा, इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ V। हाँ, ये बात एक आ गई कि W1 प्लस W2 जो क्रिएट होगा हमारा सबसेट, तो अभी तो हम फिलहाल सबसेट कह रहे हैं उसको क्योंकि एलिमेंट्स ऐड किए हैं, और सबसेट किसका होगा? वो V का हो जाएगा जा करके। वो W1 सबसेट इसका है, अभी हमने पिछले भी जिक्र किया आपसे कि W1 कंटेन्ड इन W1 प्लस W2, शो कर दिया है मैंने आपको, एंड W2 कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। और यहाँ बात आ रही है कि ये फिर से कंटेंट हो जाएगा किसमें? V में, नेचुरल है।
कि भाई V तो पेरेंटल सेट है ना, तो W1 प्लस W2 जो एलिमेंट आएंगे उस सेट के वो तो V में जाएंगे, क्योंकि V तो हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स का कलेक्शन है। हाँ, लेकिन सेट होना अलग बात है, सबसेट होना अलग बात है, लेकिन सब स्पेस होना अलग बात है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रूफ करने जा रहे हैं, देन W1 प्लस W2 इज आल्सो सब स्पेस ऑफ V, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो ये कब हो पाएगा W1 प्लस W2 सब स्पेस? सब स्पेस के बारे में आपको बताया जा चुका है, एक कंडीशन होती थी, याद करिए, कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। ये थ्योरम थी फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रूफ करना होगा, तो दो एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, कहां से? W1 प्लस W2 से। क्लियर? तो अब मान लीजिए आपने दो एलिमेंट माने कि लेट अल्फा वन नहीं सॉरी अल्फा कॉमा बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। अब देखिए अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं कहाँ? W1 प्लस W2 में। ठीक है, अब अल्फा अगर W1 प्लस W2 का मेंबर है तो जरूर ये दो वेक्टर से मिलके बना होगा, एक W1 का होगा और एक W2 का। तो देखिए वेयर या देन लिख सकते हैं कि अल्फा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से बना होगा, बीटा बीटा 1 प्लस बीटा 2 से बना होगा। जहां अल्फा 1 और बीटा 1 जो पहले पहले एलिमेंट्स दो है, ये कहाँ के होंगे? W1 के, और दूसरे दूसरे यानी अल्फा 2 बीटा 2 कहाँ के होंगे? W2 के हो जाएंगे। अब हमको जो C अल्फा प्लस बीटा प्रूफ करना है, वो भी ये दिखाना होगा कि उसमें भी एक पार्ट W1 का है, एक हिस्सा W1 का है और एक हिस्सा W2 का है, और उनका समेशन आ जाता है। तो कितना आसान है। तो वेयर या नाउ भी लिख सकते थे, नाउ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नाउ C अल्फा प्लस बीटा, हम इसको चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर ईच C इन F, ठीक है, C अल्फा प्लस बीटा, तो C अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की रख दी। अब C देखिए C अल्फा प्लस बीटा 1 मैनेज कर लिया यहाँ पर हम लोगों ने पहला, और ये इधर कर दिया C अल्फा 2 प्लस बीटा 2। अब देखिए W1 तो हमारा सब स्पेस है ना, तो C अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कहाँ का मेंबर होगा? W1 का, और W2 भी हमारा सब स्पेस है, तो बाय द थ्योरम C अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कहाँ का मेंबर हो जाएगा? W2 का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वेक्टर कहाँ बिलोंग कर गया? W1 प्लस W2 में। तो ये हम कह सकते हैं कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, यानी हमारा C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 में। Hence W1 प्लस W2 इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, और आपको याद हो जाएंगी थ्योरम्स ये। अब आते हैं थ्योरम नंबर 7 में। थ्योरम नंबर 7 हम आपको समझा दे रहे हैं, और इसका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो बहुत पूछा जाता है, और काफी बड़ा ये प्रूफ है, करीब करीब 30-40 मिनट्स का मान के चलिए इसको। तो देखिए, इफ W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। एक बात पे ध्यान दीजिए कि अभी तक आपके पास दो ही स्पेस थे, अब आपके बढ़ने लगे, W1 प्लस W2 भी एक सब स्पेस हो गया। ठीक, तो जैसे अभी हमारे पास है कि V, फिर हम थ्योरम पढ़ते हैं, पहले समझाते हैं आपको। V एक हुआ W1, और एक हमारे पास हुआ W2, और एक अब सब स्पेस आ चुका है आपके पास W1 और W1 प्लस W2, और एक और पढ़ चुके हैं आप लोग, कौन सा? W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो द सब स्पेस। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा कि शो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो द सब स्पेस ऑफ V। ठीक, इसे याद रखिए कि इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है, जैसे कि आपने BSc 1 में पढ़ा था, if H1 and H2 are the subgroups of a group G, then H1 intersection H2 is also the subgroup of G। ठीक, तो इंटरसेक्शन हमेशा सबग्रुप होता है और यह सब स्पेस होता है। ठीक है, सिमिलर है। तो कुल मिलाकर के आपके पास चार यहाँ पर जो है, देयर आर 4 सब स्पेसेस। W1 इज अ सब स्पेस, W2 इज अ सब स्पेस, W1 प्लस W2 इज सब स्पेस, W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस। ठीक है, अब जब थ्योरम प्रूफ करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर लेके चलेंगे हम आपके साथ। अब V फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इस वजह से W1 भी फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, मतलब इसके बेसिस एग्जिस्ट करेंगे। फाइनाइट डायमेंशनल मतलब क्या हुआ कि एक बेसिस सेट होगा, उस बेसिस सेट की क्या प्रॉपर्टी होगी? जैसे कि W1 का बेसिस मान लिया B1 है। ठीक, इस B1 के वेक्टर की दो प्रॉपर्टी होंगी, ये Li भी होगा
और W1 को ये स्पैन भी कर रहा होगा। एक बार सब स्पेस आपको बेसिस वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा थ्योरम कराने से पहले, जैसे कल हम कराए हम आपको, ठीक है। तो W1 भी फाइनाइट डायमेंशनल है, यानी इसका बेसिस दिस कर रहा है। W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल है और W1 प्लस W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, राइट, क्योंकि सब स्पेस है ये, और V का सब स्पेस, V फाइनाइट डायमेंशनल है तो सारे फाइनाइट डायमेंशनल आते जाएंगे, इससे छोटे ही तो है सब ये। W1 इंटरसेक्शन W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल, सबसे छोटा तो यही होगा, W1 इंटरसेक्शन W2, कम होंगे इसके अंदर। उसके बाद नंबर आएगा W1 या W2 का। वैसे तो इन्फिनिटी वेक्टर्स हैं इनके पास, कम नहीं होंगे, सब में होंगे इन्फिनिटी, ये नहीं कह सकते कि इसमें कम है, लेकिन नेचर सबका अलग अलग रहेगा उसमें, ठीक है। उस हिसाब से मैथमेटिकली देखें तो ऑल द सेट्स कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक, काउंट नहीं कर पाएंगे आप उन्हें, लेकिन नेचर अलग है। तो इनकी डायमेंशंस में क्या रिलेशनशिप होती है, इसका ये फार्मूला भी है और इसका प्रूफ भी आता है, इस फार्मूले में न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है थ्योरम 7, फिर से पढ़ रहे हैं। इफ W1 and W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ a वेक्टर स्पेस V, then W1 plus W2 is also finite dimensional, फाइनाइट डायमेंशनल होगा कौन सा, W1 plus W2। एंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके बराबर होती है, फार्मूला है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। एक बार हम यहाँ लिख रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है, सबके अलग अलग डायमेंशन आ जाएंगे। अब इसी पर एक बेस्ड प्रॉब्लम है, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, ये करते हैं। यहाँ पर आपको सब स्पेसेस दिए हुए हैं और किस नेचर के हैं, कहाँ से, देखिए क्वेश्चन में एग्जांपल 12 में है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 की है, और 2x2 के मैट्रिसेस जो आप जानते हैं पेरेंटल सेट, इसमें A B C D करके 4 एलिमेंट लेते हैं ओवर अ फील्ड F। एक बार हम लिख देते हैं पहले आपका ये जो V लिखने जा रहे हैं, ठीक है, 2x2 की जो मैट्रिक्स है ओवर फील्ड F, तो इसको आप लिख सकते हैं V 2x2 की है ना, ठीक है, या V F भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ भी 2x2 लिख सकते हैं। और जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर A B C D फॉर एवरी A B C बिलोंगिंग टू फील्ड, ठीक है, फील्ड रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी, मेंशन नहीं है तो आप फील्ड लेते चलिए आप, ठीक। तो A B C D 4, मतलब इसमें फ्रीडम है, ये पेरेंटल सेट है, इसमें 2x2 की इनफाइनाइट मैट्रिसेस होंगी, जो भी आप सोच सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि फील्ड में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, D की वैल्यू 0 लेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, नेगेटिव मैट्रिक्स आएगी, पॉजिटिव आएगी, सब तरह की मैट्रिक्स इसके अंदर होंगी। लेकिन जो हमने यहाँ डिफाइन किया प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में इन्होंने माना है कि लेट W1 दिस, अब देखिए W1 एक जो मैट्रिक्स डिफाइन की है और जो W2 डिफाइन की है वो जो स्पेशल है, अगर आप देखें W1 स्पेशल है और W1 कंटेंट भी है किसमें, V में, और W2 भी कंटेंट हो रही है किसमें, V में। W1 W2 जो सेट है, यानी सबसेट है जो, वो V के हैं, यानी अपने आप में सेट है और वो सेट कंटेंट हो रहा है किसमें, V में, क्योंकि 2x2 तो वो भी है। लेकिन 2x2 की इन्फिनिट एलिमेंट्स इसके पास भी होंगे, W1 के पास इन्फिनिट एलिमेंट्स W2 के पास भी होंगे, लेकिन जितने V में उतने नहीं होंगे। क्यों, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा, अगर आप ध्यान से देखें W1 में फर्स्ट जो रो के 2 एलिमेंट्स हैं उनका समेशन 0 आना चाहिए, ऐसी कंडीशन है, देख रहे हैं, x माइनस एक्स, और दूसरी रो में है y और z। हमें पढ़ना आना चाहिए किसी सेट को, सेट की क्राइटेरिया को पढ़ना पड़ता है, प्लस की सेट की कंडीशन को पढ़ना पड़ता है कि सेट में क्या डिफाइन हो रहा है, तब उसे स्पेसिफाई कर पाते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पर फोकस करिए, W2 जो है वो देखिए, तो जो कॉलम फर्स्ट कॉलम है उसके 2 एलिमेंट्स का समेशन जो है वो 0 हो रहा है, A माइनस ए मिला करके, यानी कि ऐड करेंगे अगर A प्लस माइनस है तो 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली W1 is the collection of those type of matrices from V whose first row elements is 0 and in W2 first column elements is 0,
ठीक, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बता दिया अभी। अब अगर यहाँ देखें तो प्रूफ करना है कि प्रूव दैट, प्रॉब्लम में क्या करना है, पहला प्रूव दैट W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V, पहला। दूसरा कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ W1 W2 W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये बातें सब आ गई इसमें, इंटरसेक्शन भी आएगा और W1 W2 सब स्पेसेस। तो W1 को सब स्पेस प्रूफ करना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि वो C अल्फा प्लस बीटा से हो जाएगा और W2 सिमिलरली हो जाएगा। डायमेंशन भी आपको हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, इसमें थोड़ा इसे पढ़ते हैं, कुछ अलग से भी लिख देंगे। तो W1 इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ B, बिकॉज पहली बात तो W1 नॉन एम्प्टी होगा, क्यों? देखिए XYZ फील्ड में एलिमेंट है, X को 0 लीजिए, Y को 0 लीजिए, Z को 0 लीजिए, तो कम से कम नल मैट्रिक्स तो आई जानी है। इसी तरह W2 में भी अगर ABC को 0 कर दिया जाए तो नल मैट्रिक्स तो बिलोंग करी जाएगी आपकी, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स तो आना ही आना है। तो W1 इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V बिकॉज एटलीस्ट जीरो वेक्टर, ठीक, वो जीरो वेक्टर से नल मैट्रिक्स को बोलेंगे, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी होने की वजह से, ऑफ V इज इन W1। ठीक, अब हम दो एलिमेंट ले लेंगे W1 के, एक हमने अल्फा ले लिया और एक बीटा लिया। देखिए बीटा जब लिया तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पॉजिटिव निगेटिव से मैनेज किया इन W1 एंड C इन F। अब आते हैं C अल्फा प्लस बीटा, C अल्फा प्लस बीटा किया और ऑब्जर्व करिए कि Cx प्लस पी और माइनस CX माइनस पी, यानी फर्स्ट रो का फिर से जीरो हो जाएगा। तो जो C अल्फा प्लस बीटा क्रिएट हुई मैट्रिक्स आपकी, उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम जीरो आ रहा है, इसलिए आप अलाउ कर देंगे किसमें, W1 में, तो सब स्पेस हो गया। Therefore W1 is the subspace of V. Similarly W2 is the subspace of V, या we can prove, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जहां तक बात ये आती है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ W1। अब W1 का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन के लिए हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि बेसिस निकालना होगा और बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका डायमेंशन कहलाएगा। और बेसिस में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो उस सेट को स्पैन करें, उस स्पेस को, यानी कि यहाँ सेट कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, उस स्पेस को स्पैन करें और खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो एक्चुअली हमें ये गौर करना चाहिए सेट में, यानी उस स्पेस में, कि आखिर वो एलिमेंट कैसे बना हुआ है, यानी उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। अगर इंस्पेक्शन से कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और हो भी जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें इस मैट्रिक्स W1 में, इसी क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर है, तो X है और माइनस X है, Y है और Z है। पोजीशन 4 जगह है, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल है वो 3 है, X Y Z, यानी 3 मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स बन सकती है, 3 मैट्रिसेस। कैसे? देखिए 3 मैट्रिक्स कैसे यूज हो सकती है। अगर हम देखें तो एनी मेंबर यानी एनी एलिमेंट ऑफ W1 कैन बी रिटन X कॉमन, जैसे ये X लिखा, 1 माइनस 1 0 0, Y 0 0 1 0। ये इंस्पेक्शन है, ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किसी एक एलिमेंट को हम सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स कैसे लिखें, और वो भी यूनिक एलिमेंट्स हो आपके, जैसे 1 माइनस 1 0, ये ठीक, 0 0 दिस, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा यहाँ पर, ये यूनिकनेस है। तो अगर देखा जाए तो इसका हर मेंबर, अब हम W1 के किसी मेंबर को भी ले लें तो वो इन्हीं 3 वेक्टर्स कह सकते हैं, यानी अल्फा 1 कह दीजिए, अल्फा 2, इन मैट्रिसेस को हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कह रहे हैं, इन्हीं से बना हुआ है। बस क्या है, जैसे एक्सचेंज हुआ, मान लीजिए कि आपने कोई मैट्रिक्स ली 2 माइनस 2 4 3, तो बस ठीक है, यहाँ पर x की जगह आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर y की जगह आपके पास 4 आ जाएगा और z की जगह आप 3 रख देंगे। और ये 3 मैट्रिक्स, यानी 3 मैट्रिक्स एक बेसिस हो गया, इसके बेसिक भी कह सकते हैं ना, एक स्टैंडर्ड हो गया इसका, इन्हीं से बना हुआ है, इसी से क्रिएट हुआ है। क्लियर? तो W1 इज स्पैन बाय सेट B1, हम ये कह सकते हैं कि स्पैन हो गया, इन्हीं 3 मैट्रिसेस से हमारी सारी मैट्रिसेस कवर हो रही हैं, किसकी, W1 की। तो स्पैनिंग तो आ गई है आपके समझ में, ये कैसे स्पैन हुआ ये। क्लियर? आल्सो फॉर, अब ये चेक करो कि ये 3 जो वेक्टर्स हमने लिए हैं, मैट्रिसेस लिए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? आल्सो फॉर स्केलर्स C1 C2 C3 इन F, 3 लेना होगा केवल यहाँ इन F। तो C1 वो अल्फा 1 रख दिया, C2 अल्फा 2 C3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि आपको याद होगा LI और LD चेक करने के लिए C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 और C3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखते हैं।
और अगर C1 C2 C3 तीनों 0 आ जाएंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर दीजिए C1 को अंदर, और जब मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे आप नल मैट्रिक्स के साथ में, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0, तीनों 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब सेट B1 कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। द सेट B1 इज द बेसिस फॉर W1। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने स्पैनिंग बता दिया, यहाँ पर W1 इज स्पैन बाय B1, और फिर आपने बता दिया कि Li है, तो दोनों डिफिनेशंस की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है डिफिनेशन पूरी हमारी बेसिस की। और डायमेंशन W1 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हमारे पास जो स्पैनिंग मैट्रिसेस हैं वो 3 हैं, एक अल्फा 1, एक अल्फा 2, एक अल्फा 3। अच्छा, इसी तरीके से देखिए W2 का भी बताया गया है कि अगेन एनी मेंबर ऑफ W2 कैन बी रिटन एज, ठीक, ए और माइनस ए फर्स्ट कॉलम में, तो ए बाहर ले लिया, ठीक, और ये बी कर लिया मैंने, जो ये सी। अगर इन राइट साइड की तीनों मैट्रिसेस में बी सी मल्टीप्लाई करके आप एडजस्ट करेंगे तो लेफ्ट का ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि W2 इज स्पैन बाय सेट दिस। अगर हम इसको मान लें थोड़ी देर के लिए, एक β1 मैट्रिक्स है, एक β2 है, एक β3 है, राइट। तो ये 3 मैट्रिक्स इसकी जो है स्पैन कर रही है। अब इनकी एलआई चेक करनी है, ठीक है। W2 जो स्पैन हुआ वही इसी तरीके C1 C2 C3 मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स यहाँ रख लेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई करके, C1 को इससे मल्टीप्लाई, C2 को इससे मल्टीप्लाई, C3 ईच एलिमेंट, यू विल गेट C1 C2 C3 0। तो सेट B2 कैसा आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्पैन भी कर दिया, एलआई भी कर दिया। द सेट B2 इज द बेसिस फॉर W, और डायमेंशन इसकी भी 3 आ गई। अब देखिए आप, एक मिनट, क्वेश्चन पे फिर से आते हैं हम लोग एक बार। क्वेश्चन में था कि फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 W2 W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2, 4 डायमेंशंस निकालनी है। तो W1 W2 की तो आप निकाल चुके, कितनी डायमेंशन है, 3 3 आ रही है। W1 प्लस W2 की हम लोग इस फार्मूले से ही निकाल पाएंगे जो ये दिया हुआ है नंबर 7 में। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अभी आपको जो डायमेंशन निकालनी होगी वो W1 इंटरसेक्शन W2 की। तो सबसे पहले W1 इंटरसेक्शन W2 सेट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सेट जब क्रिएट करेंगे तो वो सब स्पेस हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेसेस इज अगेन ए सब स्पेस, और W1 W2 सब स्पेस है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट क्या होगा, ये तो पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं आपके सामने, इसको देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं इनके अंदर, W1 में और W2 में, इनका हमने अभी क्राइटेरिया डेफिनेशन समझा कि 2 एलिमेंट्स का समेशन जो फर्स्ट रो में है वो 0, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम में है वो 0। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में इस तरह के एलिमेंट आने चाहिए कि जिनका दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, W1 की डेफिनेशन को भी और W2 की डेफिनेशन को। मैं थ्योरिकल बोल रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश करिए, फिर अभी राइटिंग में आगे मिलेगा आपको। W1 में क्या है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का समेशन 0 है, और W2 में क्या है, फर्स्ट कॉलम के। तो दोनों चीजें फुलफिल हो जाएं, ऐसे एलिमेंट ढूंढिए। क्या यहाँ y की जगह -y नहीं हो सकता, या -x नहीं हो सकता है, यू कैन पुट -x, क्योंकि ये तो फील्ड में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना। क्या इस b की जगह पर -a नहीं हो सकता है, इस W2 में हो सकता है, बिकॉज फील्ड का एलिमेंट है। तो एक्चुअली में W1 के एलिमेंट्स W2 में भी होंगे, सारे नहीं, जहां पर ये निगेटिविटी वाली बात आएगी ये फुलफिल करेगा। और W2 के कुछ एलिमेंट्स W1 में भी होंगे, W2 के कुछ एलिमेंट्स W1 में भी होंगे जिनका फर्स्ट कॉलम 0 हो रहा होगा, और W1 की कुछ एलिमेंट W2 में होंगे जिनका फर्स्ट रो का समेशन 0 हो रहा होगा एलिमेंट्स का। तो क्यों ना हम वो एलिमेंट्स ले लें जिनमें जो दोनों में पाए जा रहे हैं, जो दोनों में हैं, ठीक। तो हाउ टू डिफाइन दिस, कैसे डिफाइन करेंगे, वो देखिए मैंने यहाँ पर किया है कि W1 इंटरसेक्शन W2, वी ऑब्जर्व दैट एनी मेंबर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज A माइनस ए, ध्यान दीजिएगा, A माइनस ए फिर -AB, तो फर्स्ट रो के भी एलिमेंट 0 बना रहा है और फर्स्ट कॉलम के भी बना रहा है। एक्चुअली में जो W1 इंटरसेक्शन W2 है, दैट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे कि A माइनस ए
माइनस ए बी, राइट, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग आर। ठीक, इसमें दो ही एलिमेंट लग रहे हैं। तो ये ए जो है 3 जगह मौजूद है आपका, एक बार ए फिर माइनस ए बी, तो कुल मिलाकर के एक ही ए लेना पड़ेगा बाहर, ए टाइम्स ऑफ 1 -1 0, बी टाइम्स ऑफ 0 0 0 1। तो अब आपने देखा यहाँ पर कितनी मैट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ रही हैं। अगर आप देखें, ए अल्फा 1 डैश कह लीजिए, ठीक, बी अल्फा 2 डैश कह लीजिए, ये अल्फा 1 डैश मैट्रिक्स हो गई और ये अल्फा 2 डैश मैट्रिक्स हो गई आपकी, तो दो ही तो लगी। तो यानी कि स्पैनिंग W1 इंटरसेक्शन W2 को दो मैट्रिसेस कर रही है, ओनली 2 मैट्रिसेस। अब इसका LI चेक कर लेते हैं। तो एक LI का एक्सरसाइज में क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि अगर कोई अल्फा 1 अल्फा 2 एलिमेंट्स हैं दो, ठीक है, तो ये LI होंगे अगर एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल नहीं है। तो शायद हम पहली मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स कभी नहीं बना पाएंगे, चाहे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए अल्फा 1 डैश में, और अल्फा 2 डैश में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो नॉन जीरो का, तो अल्फा 1 डैश कभी नहीं बनेगा। तो ये सेट जो B3 है ना आपका, ये LI है, and this set S is linearly independent because one vector is not a scalar multiple of other, यानी एक से दूसरा ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, तो therefore LI हो गया। और स्पैनिंग भी कर दी इसने। और हाउ मेनी वेक्टर्स इन B3? 2 वेक्टर्स। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो 2 हो गई आपकी। तो अब 3 डायमेंशन निकाल लिया आपने, W1 की निकाली 3, W2 की निकाली 3 और W1 इंटरसेक्शन W2 की निकाली 2। तो अब उस फार्मूले के मुताबिक डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी होने वाली है? इसकी हो जाएगी 3, इसकी भी हो गई 3 और इसकी हो गई 2। 3 + 3 - 2 यानी 4। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 4। तो W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन आएगी वो आपकी 4 आएगी। ये W1 प्लस W2 को स्पैन करने वाले वेक्टर 4 होंगे और वो चारों के चारों कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 13 आपके नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स डाउनलोड करके और इसके सोल्यूशन की आप स्टडी करिएगा। और बस इतना ही करिए आज इसमें, और कोऑर्डिनेट कल वाले लेक्चर में करते हैं हम लोग।